हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, बांकेलाल और चेतक। संजय गुप्ता पेश करते हैं बांकेलाल और चेतक। बांकेलाल को अगर बहुत निकट से कोई जानता है तो वो एक ही प्राणी है, चेतक। ये हो गया मोटे का काम तमाम। आखिर ये दुष्ट बांकेलाल अपने षड्यंत्र में कामयाब हो ही गया। इस मोटे को खाकर तेरी 7 जन्मों की शुदा शांत हो जाएगी। घोड़ा चेतक जैसे निंद्रा से जागा। ओ, तो ये स्वप्न था। शुक्र है गुड़ीश्वर का। मगर ये बांकेलाल कहाँ गया? ओ, वो रहा संसार का सबसे दुष्ट मानव। स्नान का आनंद आ गया। स्नान तो मैंने कर लिया, मगर तौलिया तो मेरे पास है नहीं। शरीर पहुंचूं कैसे? नर्म घास पर लोट लगाता हूँ। कुत्ते भी ऐसे ही लोट लगाते हैं, यही इसकी भी जात है। चेतक भी सोच रहा होगा कि हम यहाँ वन में किसकी खोज में आए हैं। कमबख्त बांकेलाल फिर सोच रहा होगा राजा विक्रम सिंह को मारने की कोई योजना। वास्तव में इस वन में एक नरभक्षी शेर आया हुआ है। मैं भी यही पता करने आया हूँ कि वो किस क्षेत्र के पास के गांव पर हमला करता है, ताकि उसी के मुताबिक फिर मैं अपनी योजना बना सकूं। काश मेरी आवाज़ मानवों जैसी होती तो मैं महाराज को इसकी पोल पट्टी बता देता। कहीं यही तो नहीं था वो शेर। कर, अरे ओ भोले मानव, अंतिम बार इस संसार को जी भरकर देख ले, क्योंकि अब मैं एक ही झपट्टे में तेरा काम तमाम कर देने वाला हूँ। कर, शेर होकर शेर पर वार करता है कमबख्त। तड़ाक! आदमी होकर शेर पर प्रहार करता है, तेरी ये मजाल। करता भयंकर वाली, कर और भी भयंकर वाली दहाड़। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? नामुराद, शेर जाति पर कलंक। शेर होकर शेर पर वार करता है। तू शेर कैसे हो सकता है? शेर वस्त्र नहीं पहनते। अबे मैं शेर ही हूँ। अगर मैं शेर ना होता तो फिर तू मेरी भाषा कैसे समझ रहा होता? और ये वस्त्र तो मैंने इंसानों को धोखा देने के लिए पहने हैं। वो क्या है कि मेरे मुंह इंसानी रक्त लग गया है। मैं नरभक्षी हो गया हूँ। अब मुझे इंसानों के मांस के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मानव सरलता से हाथ नहीं लगते। इसलिए मानव का शिकार करने के लिए मैंने ये चाल चली है। मैं मानवों की बस्ती में जाकर मानवों से घुल मिल जाता हूँ और फिर अवसर देखकर शिकार दबोच कर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। कोई भी शेर मानवों की तरह सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता। तुम चेहरे पर शेर का मुखौटा लगाकर मुझे धोखा देने की चेष्टा कर रहे हो। अबे पिटेगा क्या? मैंने पंजों के बल सीधा चलने का अभ्यास किया है। ये देख, इंसान के पंजे होते हैं क्या? तू मुझे उस इंसान का शिकार करके दिखा। ये बात तूने बल्ले शेरा को ललकारा है। अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। मैं इसका घोड़ा लेकर भागूंगा। या टिकट टिकट टिकट। अरे कौन है? घोड़ा चोर। अब ये मेरा पीछा करेगा। चोर चोर, घोड़ा चोर। चेतक रुक जा, तेरी पीठ पर घोड़ा चोर है। मैं नहीं रुक सकता क्योंकि ये मेरी लगाम ही नहीं छोड़ रहा। वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं उसको अपनी मान में ले जाऊंगा। चलो अच्छा ही है, कम वक्त आस्तीन के हिसाब से पीछा छूटेगा। लगाम का तो बहाना है, मैं रुक तो इसलिए नहीं रहा। मैं अपनी मान में आ पहुंचा। मान में प्रवेश करते ही, अरे ये क्या, मेरे पंजे खड़ंजों में बदल गए। मैं शाप मुक्त हो गया। इसका मतलब मैं जिसकी पीठ पर सवारी गाट कर यहाँ पहुंचा हूँ वो कोई और नहीं, घोड़ ऋषि घोड़प्पा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ घोड़ा ही है। अरे एकाएक मुझे तुम्हारी भाषा कैसे समझ में आने लगी, और तुम्हारी शक्ल भी मेरे जैसी हो गई है। तुम कौन हो? मेरा नाम घोड़प्पन है। मैं घोड़राज घोड़स्पति का पुत्र हूँ। मैं स्वभाव से अत्यंत दुष्ट था। मुझे शिकार करने का बड़ा शौक था। अवसर मिलने पर मैं अपनी ही जाति के लोगों का भी शिकार कर लेता था। मेरी हरकतों से कुपित होकर घोड़ ऋषि ने मुझे शाप दिया। तो घोड़ा जाति पर कलंक है नीच। जा, आज से तू सिंह बन जाएगा और मांस भक्षण करके ही तेरा जीवन यापन होगा। नहीं, मुझे क्षमा करें घोड़ ऋषि, घोड़ी ना लो, गुड़ मीठा चार दे। ऋषि घोड़प्पा ने मुझे ये शाप पहले ही दे रखा है।
कि यदि मेरी मृत्यु किसी और प्रजाति में हुई तो मैं घोर नरक भुगतूंगा। वो मेरे भ्राताश्री हैं। शाप तो दे दिया। अब भविष्य में यदि जब किसी दिन तू घोड़ ऋषि घोड़प्पा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी मान में पहुंचेगा तो शाप मुक्त हो जाएगा। मैं शेर बन गया और आज मैं शाप मुक्त हो गया। हाँ, मेरा जन्म मेरी माता घुड़ैच्ची द्वारा बड़ी मनौतियाँ मांगने के बाद घोड़ ऋषि घोड़प्पा के आशीर्वाद से हुआ था। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ ऋषि घोड़ा। घोड़ी नालो गुड़मीठाचार्य ने कहा था कि जब मैं शाप मुक्त हो जाऊं तो उस घोड़े को उसका इच्छित वर अवश्य दूं। इच्छित वर? हाँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे कहो, वो अवश्य पूर्ण होगी। यदि ये सच है और आपको मुझे इच्छित वर देना ही है तो मुझे मुझे स्वर दें। स्वर अर्थात मानवों जैसी वाणी। तथास्तु। तभी एक स्वर गूंजा। वत्स चेतक, तुझे मानव वाणी प्रदान की जाती है, किंतु ये वाणी तेरे जिह्वा पर केवल 3 दिनों तक ही रहेगी। अब तू जैसे ही अपनी भाषा में पुंगी शब्द कहेगा तेरी वाणी मानवों के समान हो जाएगी। इधर ही जाते देखा था मैंने उसको। अरे चेतक, तू अवश्य मुझे देखकर भाग गया होगा। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। क्या मैं अब मानवों की तरह बोलने लग जाऊंगा? और शेर का भी कुछ पता नहीं चला। चल घर चलें। घर चल, फिर लेता हूँ तेरी खबर का वक्त। मानव जैसी वाणी आए। ये कौन बोला? आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों, मैं दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? आवाज़ पीछे से आई है। कौन है? चेतक, वो चोर अभी यहीं पर है। मैं चोर नहीं, इस मांद का भूत भगोड़ा हूँ। यहाँ से तुरंत दफा हो जा, वरना पाखंडी व धूर्त लोगों की मैं तुरंत पुंगी बजा देता हूँ। भूत? चेतक भाग! वो मारा पापड़ वाले को। मेरी आवाज़ मानव जैसी हो गई। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मैं सीधे सीधे इसकी पोलपट्टी नहीं खोलूंगा। अब मैं स्वयं ही इस कमबख्त बाकेलाल से अपने महाराज राजा विक्रम सिंह पर हुए जुल्मों के बदले गिन गिन कर लूंगा। थोड़ा तेरा की होगा बाकेलाल? ओ वो घोड़ा चोरी भूत भगोड़ा होगा। अरे राह में कोई मानव मूर्छित गिरा पड़ा है। पर तू रुकियो मत चेतक। भूत भगोड़ा कहीं हमारा पीछा करता हुआ यहाँ भी ना आ जाए। हर बार तेरी थोड़ी चलेगी। मैं तो रुकूंगा। एक व्यक्ति को असहाय अवस्था में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। घोड़वता का ये गुण मुझे विरासत में मिला है। अरे तू तो रुक गया। मैं जानता हूँ अब ये तब तक टस से मस नहीं होगा जब तक मैं इस मूर्छित व्यक्ति की सुध-बुध का पता नहीं लगा लूंगा। किंतु जैसे ही बांकेलाल घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर मूर्छित व्यक्ति के निकट पहुंचा, घर फंस गया मुर्गा। ये तो शेर है। बल्ले शेरा की तरकीब तो बड़ी शानदार निकली। शिकार के लिए गांठ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, शिकार स्वयं ही चला आया। धोखेबाज शेर! बाकेलाल उड़ तेरा क्यों? मूर्ख शेर, नीचे देख, तेरा पजामा खिसक गया है। कुछ तो शर्म कर। शेर चारों खाने चित्त जा गिरा। अपने जीवन में मैंने एक इज्जत ही तो कमाई थी, वो भी आज उतर गई। ओ, ये शर्म से मर गया। वो पशु होकर भी कितना शर्मसार निकला। और बाकेलाल दुष्ट, तू इंसान होकर भी अपनी हरकतों पर कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। आए, कौन बोला? मैं भूत भगोड़ा। और कौन? बाप चेतक, वो यहाँ भी आ पहुंचा है। तत्पश्चात बाकेलाल ने महल पहुंचकर ही दम लिया। बाप रे, जान बची। ये भूत भगोड़ा तो पीछे ही पड़ गया था। कक्ष में पहुंचकर अपने ऊपर गंगा जल छिड़कता हूँ। भूत गंगा जल से घबराते हैं। मेरे पास समय कम है। बाकी अब मैं तुझे छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगा। बाकेलाल अभी वहां से गए ही था कि राजा विक्रम सिंह वहां पहुंचा। यहाँ सब ठीक ठाक है ना घोड़ मंत्री? घोड़ों को अच्छी खुराक मिल रही है ना? मैं इनको सुबह शाम नाश्ते में दूध चना देता हूँ। दोपहर के भोजन में भीगे हुए काले चने का रस, दलिया, सूजी। रात के भोजन में दूध, बाजरे, चने के आटे की रोटी। वाह, तभी घोड़े इतने हष्ट-पुष्ट हैं। ये इस अस्तबल का सबसे तगड़ा व हष्ट-पुष्ट घोड़ा चेतक है महाराज। आपके कहने पर ही इसको बाकेलाल जी की सेवा में लगाया गया है। हाँ, बाकेलाल के कंधों पर विशालगढ़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है। बाकेलाल पर भगवान शिव की बड़ी कृपा है। समय समय पर होने वाली भविष्यवाणी के कारण बाकेलाल ने कई बार विशालगढ़ को संकटों से उबारा है। मेरा प्यारा बाकेलाल, संकटों से उबारा है नहीं, संकटों में डाला है। गुर्र। बेटा चेतक, यही बल है
फेंक दे अपना पासा और चल दे अपनी चाल। आ ठहरो राजा विक्रम सिंह। मुझे किसने पुकारा? हाँ महाराज, स्वर तो मैंने भी सुना है, किंतु यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, सिवाय इन घोड़ों के। और घोड़ा भला इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकते हैं? तो फिर किसने पुकारा हमें? चेतक पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके मुख से निकली मानव वाणी की ओर किसी का ध्यान न जाए। मैं घोड़देव घोड़ालू बोल रहा हूँ राजा विक्रम सिंह। घोड़देव घोड़ालू? हाँ राजन, मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा, इसलिए मुझे ढूंढने की चेष्टा मत करो। सभी घोड़ों की ओर अपनी पीठ करके मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। संसार के घोड़ों पर एक भयंकर संकट आने वाला है। इस संकट को चल छैया छैया कहते हैं। घोड़े किसी भी राजा की सेना व आवागमन का अभिन्न अंग व साधन होते हैं। घोड़े के बिना किसी भी राज्य का विकास व विस्तार संभव नहीं। तो इस संकट का समाधान क्या है? इस महाभयंकर संकट का समाधान है अश्वपोड़ की यज्ञ। अश्वपोड़ की यज्ञ किस प्रकार किया जाता है? अश्वपोड़ की यज्ञ में राज्य के सबसे शक्तिशाली अश्व को सजा धजा कर विश्व भ्रमण पर भेजा जाता है। प्रत्येक राज्य से गुजरने पर वहां का राजा अपने राज्य की सबसे सुंदर घोड़ी की पूंछ का बाल अश्वपोड़की की घोड़े के घुटने पर बांधता है और संकट का समाधान शीघ्र होने की कामना करता है। और यदि कोई राजा ऐसा नहीं करता है तो उससे अश्वपोड़की यज्ञ के विशेष अंगरक्षक को युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस युद्ध में अंगरक्षक को पराजित होना आवश्यक होता है, अन्यथा वो अगले राज्य की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकता। राजन, अश्वपोड़की यज्ञ अतिशीघ्र आरंभ करवाना आवश्यक है। इसको आरंभ करने के लिए उस विशेष अंगरक्षक की खोपड़ी पर एक नारियल फोड़ते हैं और घोड़े को रवाना कर देते हैं। हे घोड़देव घोड़ालू, मैं इस संकट के समाधान हेतु अश्वपोड़की यज्ञ अवश्य करवाऊंगा। तो फिर अपा चल दे आएंगे। घोड़ मंत्री, चेतक ही अस्तबल का सबसे शक्तिशाली व समझदार घोड़ा है। इसी को अश्वपोड़की यज्ञ का घोड़ा बनाया जाए। किंतु महाराज, अंगरक्षक बनकर कौन जाएगा? वो देखो कौन चला आ रहा है। बाकेलाल जी। हाँ घोड़ मंत्री, अश्वपोड़की यज्ञ के घोड़े का अंगरक्षक बनकर उसके साथ जाएगा बाकेलाल। अश्वपोड़की यज्ञ का घोड़ा उसका अंगरक्षक? महाराज, ये अश्वपोड़की यज्ञ क्या है? बेटा बाकेलाल, ये यज्ञ तेरा कबाड़ा करने का और तुझे तेरी दुष्टताओं का सबक सिखाने का साधन है। सब कुछ सुनने के बाद बाकीलाल का माथा ठनक गया। ये क्या गोरख धंधा है? आज तक तो सारी भविष्यवाणियां मुझे ही होती थी, इस बार भविष्यवाणी मोटे को क्यों हो गई? बाकीलाल, चलो तैयारी करो। तैयारी की क्या आवश्यकता है महाराज? बाकीलाल जी तो हर समय किसी भी संकट का सामना करने को तैयार ही रहते हैं। हाँ, चेतक को तैयार करवा देता हूँ। तो फिर ठीक है, नारियल मंगाओ। नारियल? वो किस लिए? बाकीलाल, यात्रा का श्री गणेश अश्वपोड़की घोड़े के अंगरक्षक के सिर पर नारियल फोड़कर करने का आदेश है। क्या? पर नारियल फूटेगा या मेरा सिर? बाकीलाल, ये तो फोड़ने के बाद ही पता लगेगा। बाके, नारियल फूट गया तो फिर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अश्वपोड़की घोड़े के रूप में चेतक को विदाई दी गई। बाकीलाल, तलवार हाथ में ही रखना। यदि कोई अश्वपोड़की घोड़े को रोकने की चेष्टा करे तो उसको तुरंत सबक सिखाने के काम आएगी। अरे नामुराद सेनापति, कम से कम कुछ सैनिक तो मेरे साथ भेज। सबक तो मैं इस बाकीलाल को सिखाऊंगा, अब आएगा मजा। शीघ्र ही चेतक के साथ बाकीलाल विशालगढ़ की सीमा के पार निकल गया। अबे ओ चेतक, कोई गड़बड़ मत करना, ये राजा सनकजा का राज्य है। सनकजा विशालगढ़ पर बुरी नजर रखता है। अच्छा तो यही होगा कि हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएं। टिक टिक टिक। मैं तेरी पूंछ से एक बाल तोड़कर तेरे टखने पर बांध दूंगा। राजा विक्रम से कैसे पता चलेगा कि ये बाल घोड़े का है या घोड़ी का? मगर तब तक तो चेतक अपनी गति बढ़ा चुका था। बच्चू, बाल तो राजा सनकजा के हाथों घोड़ी का ही बनवाऊंगा अपने टखने पर। टिक टिक टिक। अरे तू उधर नगर की ओर कहाँ जा रहा है? चेतक पहुंचा चौक में। चौक में थी राजा की सवारी। अश्व व्यापारी ने अच्छी नस्ल के घोड़े हैं ना? जी हाँ महाराज, एकदम अच्छी नस्ल के। इस नस्ल को गधैया कहते हैं। गधैया नस्ल के घोड़े खूब ताकतवर एवं फुर्तीले होते हैं और कभी थकते नहीं। और फिर महाराज, मैं आज आपको पहली बार घोड़े थोड़ी ही बेच रहा हूँ। पिछले 40 वर्षों से पहले आपको पिताश्री महाराज पोंगा सिंह और फिर अब आपको विभिन्न प्रजातियों व नस्लों के घोड़े बेचता चला आ रहा हूँ। अगली बार मैं आपको खच्चर प्रजाति के घोड़े दूंगा। मुझे इनकी ये सुरीली ढैचू ढैचू बहुत पसंद है। मर गए, यही तो है राजा सनकजा। हम तुम्हें एक एक घोड़े की 25-25 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। क्या बात करते हैं महाराज, इतने में तो अच्छे गधे भी नहीं मिलते, फिर आप तो घोड़े खरीद रहे हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सजा धजा शानदार ऊंचा चौड़ा चकला और बलिष्ठ सा ये पशु कौन है? महाराज, ये तो गधा है।
पर यह तुम्हारे अब तक के बेचे गए घोड़ों से बढ़िया व शानदार लग रहा है। महाराज ये गधा है और गधे केवल दिखने में शानदार होते हैं, काम तो ये सिर्फ धोबी के कपड़े धोने का करते हैं। महाराज ये आपको गधे बेचकर मूर्ख बना रहा है, वास्तव में घोड़े मेरे जैसे होते हैं। क्या इसकी ये मजाल है? इसने मुझे ही नहीं मेरे पिताश्री को भी मूर्ख बनाया। ये पिछले 40 सालों से घोड़ों के मुंह पर मैं गधे बेचता रहा, और चूंकि हमने घोड़ा कभी देखा नहीं था इसलिए मैं और मेरे पिताश्री हमेशा मूर्ख बनते रहे। मुझे क्षमा करें महाराज। ले, हमने तुझे क्षमा किया धोखेबाज। खचाक। अरे बाप रे, ये तो बड़े खून खराबे वाला क्रोधी राजा है। राजा आप ध्यान से सुन, मैं अशुभ कोट की यज्ञ का घोड़ा चेतक हूँ। मुझे घोड़ीश्वर ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा, किंतु यदि कोई दुष्ट स्वयं को मेरा अंगरक्षक बताकर मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करे, ऐसे में मेरी रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। किंतु ये ध्यान रहे कि उसकी हत्या ना हो जाए, अन्यथा तो तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हारी रक्षा के लिए करने के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। तो फिर बैठो मेरी पीठ पर। तभी बाकेलाल ने राजा सनकजा को चेतावनी दी। राजा सनकजा सावधान, चेतक की पीठ पर सवारी न करना। यह अशुभ बोर्ड की यज्ञ का घोड़ा है। तुरंत अपने राज्य की सबसे सुंदर घोड़ी की पूंछ का बाल लाकर इसके टकरे में बांध दो और उसको आगे बढ़ने दो। और मैं विशालगढ़ से आया हूँ। आक्रमण! बाकेलाल से तब तक युद्ध करो जब तक ये थककर चूर ना हो जाए। अब आएगा मजा। ढैचू ढैचू साथियों, यह हमारी इज्जत का सवाल है। यदि आज युद्ध में हमने अपनी योग्यता सिद्ध नहीं की तो फिर हमको वाकई गधा समझ लिया जाएगा और राजा घोड़ों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा। आज हमें सिद्ध करना है कि हम भी घोड़ों से कम नहीं। ढैचू ढैचू कर। अरे ये तो आक्रमण कर रहे हैं। इतने सैनिकों से मैं अकेला किस प्रकार और कब तक लड़ पाऊंगा? सैनिकों के झुंड ने बाकेलाल को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अरे हमारी तलवारें तो इस तक पहुंच ही नहीं पा रही। हाँ, हमारे घोड़े कद में छोटे हैं। मैं व्यर्थ में ही भयभीत हो गया था। वो घोड़ा ठीक कहता था, ये गधे, हमने आज तक कभी युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए हमें पता ही नहीं था कि यदि शत्रु सेना घोड़ों पर बैठकर आती है तो हमारी सेना कितनी जबरदस्त हार होती। तभी उस राज्य में कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता जिस राज्य की भूमि पर किसी अश्व के कदम भी ना पड़े हों। मैं 20 वर्षों में एक बार अपनी मान छोड़कर बाहर आता हूँ ताकि सभी प्रकार के प्राणियों को खा पीकर अपनी भूख शांत कर सकूं। और मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर एक भी घोड़ा नहीं पाया जाता। अब तुम लोग बनोगे अश्वासुर का निवाला। था अश्वासुर गधा सवार सैनिकों को खदेड़ता चला गया। तुम्हें खाने से पहले भूमि पर गिरा लूं। तब अचानक उसकी टक्कर लगी उस घोड़े को जिस पर बाकेलाल सवार था। गधा सवार सैनिकों से तो मैं बच भी जाता, मगर लगता है इस अश्वासुर से बचना कठिन होगा। किंतु दूसरे ही पल, और ये क्या, मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। ऐसा तो तभी होना था जब मेरी टक्कर किसी घोड़े को पड़ती। आओ, मेरी टक्कर सचमुच में ही घोड़े को लगी है। गधों में घोड़ा कहाँ से आ गया? मुझे तो मेरी नापाक शक्तियों ने यही बताया था कि इस प्रदेश में कोई भी घोड़ा नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया था। घोड़ा पाती क्यों? बाकेलाल, घोड़ तेरा की होगा। इससे पूर्व कि मुझे मार डाले, क्यों ना मैं इसका ही सर धड़ से जुदा करने का एक प्रयास कर डालूं। ओह, मेरी मृत्यु घोड़े की टक्कर मारने के बाद आग फड़कने से ही होनी थी। खचाक! अश्वासुर मारा गया और उसको मारकर हमारी रक्षा की बाकेलाल ने। बाकेलाल, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। महाराज इधर देखिए। हमारे सारे गधे घोड़ों में परिवर्तित हो गए। बाकेलाल के हाथों दुष्ट अश्वासुर की मृत्यु के साथ इस राज्य के जितने भी शारीरिक रूप से गधे थे वो तो घोड़े हो गए, और जितने मानव बुद्धि से गधे थे वो बुद्धि से घोड़े हो गए। आप कौन हैं? मैं घोड़देव घोड़ेश्वर, घोड़ों का शुभचिंतक। ओह, किंतु हमें एक घोड़ी की भी आवश्यकता है। मेरे कहने का तात्पर्य था कि जो गधा था वो घोड़ा हो गया और जो गधी थी वो घोड़ी। वाह, अब मैं चेतक के घुटने पर घोड़ी की पूंछ का बाल बांध सकूंगा। बाके आ गले लग जा। आए, ये क्या उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मैंने तो सोचा था कि बाकेलाल मुझे ले जाने आएगा तो राजा सनकजा जमकर पिटाई लगाएगा या उसे भूखा प्यासा कैद रखेगा, किंतु बाकेलाल की तो आवभगत हो रही है। बाकेलाल, चलो सबसे सुंदर घोड़ी तलाश करके उसकी पूंछ का बाल तोड़ ले। ये है सबसे सुंदर कचरारी घोड़ी। यदि मुझे सनकजा से युद्ध करना पड़ता तो मुझे पराजित होना पड़ता, और पराजित होने के लिए पिटना पड़ता। शुक्र है मैं पिटने और पराजित होने से बच गया, और इस चेतक के बच्चे को तो मैं देख ही लूँगा। बाकेलाल, मैंने चेतक के टखने पर सुंदर घोड़ी का बाल बांध दिया। धन्यवाद महाराज। क्षमा करना अशुभपोड़ की यज्ञ के घोड़े चेतक, तुम्हारे कहानुसार मैं तुम्हें अपने पास अपने लिए नहीं रखूँगा, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता बाकेलाल को भी है।
जिसने हमारी अश्वासुर से मदद भी की है और उसके कारण हमारी सेना में शामिल सैकड़ों गधे घोड़ों में बदल गए। ये आप चेतक से क्या कह रहे थे महाराज? भला चेतक अपने आप को आपके पास रखने के लिए कैसे कह सकता है? पर इसने कहा था बाकीलाल, अन्यथा मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा था जो मैं तुम पर आक्रमण करवाता। मगर इसकी भाषा आपको कैसे समझ में आ गई? ये तो हिनेनाता है। ये मेरी और तुम्हारी भाषा में ही बोल रहा था बाकीलाल। कमाल है, भला ये कैसे हो सकता है? चेतक इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? चेतक अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, चल आगे बढ़। चेतक इंसानों की तरह बोल सकता है या नहीं? राजा सनगजा ने बाकीलाल को दी विदाई। अच्छा बाकीलाल, आज से मुझे विशालगढ़ का मित्र समझना। जब राजा विक्रम सिंह को भविष्यवाणी हुई थी उस समय भी तो चेतक वहीं खड़ा था, और जब वन में शेर ने मुझ पर आक्रमण किया था तो उस समय भी चेतक मेरे साथ था, और उस समय भी जब शेर की मान में भूत भगोड़ा की आवाज़ तो मुझे सुनाई पड़ी थी, मगर वो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा था। चेतक भी वहाँ पर उपस्थित था, और उसके बाद भी भूत भगोड़ा की आवाज़ चेतक की उपस्थिति में ही आई थी। यदि मैं बिल्कुल ठीक ठीक सोच रहा हूँ तो चेतक की आवाज़ तभी आई होगी जब वो घोड़ा चोर उसको लेकर मान में घुस गया था। शायद वहीं पर कोई चमत्कार हुआ है। और जहाँ तक मेरा विचार है, भूत भगोड़ा की आवाज़ चेतक की थी। अरे, ये तो फिर नगर की तरफ मुड़ गया। बाकीलाल को वहाँ पर लगा सूचना पट अवश्य देखना व पढ़ना चाहिए था। सावधान, सुरक्षा नगर के नागरिकों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति सुरक्षा नगर में प्रवेश करता है तो ऐसा करके वो अपने लिए संकटों को निमंत्रण दे रहा है। चेतक रुक जा। ये पेड़ का तना मुझे मेरी असावधानी के कारण लगा है, या ये सचमुच मुझे मार रहा है? था तना कराएगा तुझे छठी का दूध याद। हम घड़े तुझे पानी पिला देंगे। पटाक पटाक पटाक। उफ, ये घड़े भी मुझे मार रहे हैं। ये क्या? वो खाट अचानक खड़ी हो गई और ये भी मेरी और बुरे इरादे से बढ़ रही है। अब तेरी खाट खड़ी होगी। ताक आ! सुनो भैया, ये लाल कपड़ा फहराने से तुम पर आए संकट टल जाएंगे। क्या सच? बाकीलाल ने फहराया लाल वस्त्र। जल तू जलाल तू आई बड़ा घोटाल तू। वाह, सांड को लाल कपड़ा दिखाता है। ओह, मेरे पीछे सांड खड़ा था जो लाल वस्त्र फहराए जाते देखकर चिढ़ गया। अब ये लाठी चलकर मेरी तरफ आ रही है। मेरा नाम है पढ़, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ की तो प्रत्येक बस्ती मुझे दुश्मनों की तरह मार रही है। तुझे बना दूंगा घन चक्कर। बचाओ, अरे कोई है? ये कैसा नगर है? यहाँ की बस्तियाँ मुझे क्यों मार रही हैं? ओह, मकान भी ईंटें फेंक फेंक कर मार रहे हैं। बाकी बेटा, तू सीधा महल की तरफ भाग और चेतक को लेकर यहाँ से निकल भाग, अन्यथा तेरा शव ही वापस मैं विशालगढ़ लौटेगा। राजमहल इधर है। मगर राजमहल तो था अभी दूर। अरे बाप रे, वो कुल्हाड़ी मेरी तरफ आ रही है। खटा! ओह, बाल बाल बचा। कुल्हाड़ी तो पेड़ में धंस गई थी, मगर हल तो जमीन पर चला आ रहा था। अब वो हल मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे खोद डालेगा। शामत आ गई थी बाकीलाल की। भाला वो कुदाल भी पीछे लग गए हैं। चेतक सीधे जा पहुंचा था राजा सुरक्षा सिंह के पास। राजन, मुझे घोड़ीश्वर ने तेरे लिए भेजा, किंतु बाकीलाल नाम का एक दुष्ट पापी व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा। वो मुझे प्राप्त करना चाहता है। बोलने वाला घोड़ा? ये सुरक्षा नगर है, तू उसकी चिंता मत कर। वो अगर सुरक्षा नगर में प्रवेश करेगा तो बचकर नहीं जाएगा। बाकीलाल तो महल में आ पहुंचा था। उफ, इस चेतक के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चेतक तो खुद संकट में फंस गया था। हाँ, चेतक के बच्चे, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। अबे राजा, मेरी गर्दन छोड़। मैं यहाँ का राजा नहीं बल्कि राक्षस घोड़ा मार हूँ। एक घोड़ा रोजाना खाता हूँ, आज तुझे खाऊंगा। नहीं, उफ, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? किंतु इससे पहले कि घोड़ा मार चेतक को अपना आहार बना लेता, मेरे तंत्र को भेद कर तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? बाकीलाल, इस दुष्ट की मृत्यु किसी ऐसे ही नागरिक के हाथों होनी थी जो किसी यज्ञ के घोड़े का रक्षक भी हो और सुरक्षा नगर का नागरिक भी ना हो। इसलिए हमने ऐसा जादू छोड़ा हुआ था कि जैसे ही कोई बाहरी नागरिक सुरक्षा नगर में प्रवेश करेगा तो उस पर संकट टूट पड़ेंगे। इस दुष्ट ने हमें बंदी बना रखा था कि तुमने हमारी दुष्ट राक्षस से मदद की है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं बाकीलाल, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। पर आप कौन हैं? मैं राजा सुरक्षा सिंह, इस नगर का राजा। बाकीलाल, ये एक एक करके संसार के सभी घोड़ों को खा जाता, किंतु तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? मैं इस संकट के निवारण के लिए ही आया हूँ। अब आप जल्दी से अपने राज्य की सबसे सुंदर घोड़ी की पूंछ का बाल चेतक के टखने पर बांध दें। अब संकट टल चुका है, उसके बाद हम सीधे विशालगढ़ चलेंगे। चेतक के बच्चे, तुझे बोलते देखकर मैं तेरी चाल समझ गया हूँ।
क्यों चेतक, ठीक है ना? ये बेचारा बेजुबान जानवर क्या बोलेगा। महाराज, चेतक को खट्टे आम बहुत पसंद है। इसका गला खराब करना ही पड़ेगा ताकि इसकी आवाज़ बैठ जाए। तो हम इसको खट्टे आमों के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। मैं खाऊंगा ही नहीं। अब मैं राजा विक्रम सिंह के सामने इस दुष्ट बाकीलाल की पोल पट्टी खोल दूंगा। बाकीलाल जी, ये तो खट्टे आम खा ही नहीं रहा। शायद इसका उपवास होगा, कोई बात नहीं। अगर ये खट्टे आम नहीं खा रहा तो इसको कम से कम पानी तो पिला ही दो, मगर पानी पहले मेरे पास लाना। आज मेरी मानव गुणी का अंतिम दिन है, मानव वाणी का अंतिम दिन है। किंतु मुझे संदेह हो रहा है कि बाकीलाल ने मुझे बोलते हुए सुन लिया। अब ये अशुभोड़गी यज्ञ के झांसे में नहीं आएगा। अब इससे पहले कि मेरी वाणी मुझसे छिन जाए, मुझे विशालगढ़ पहुंचकर महाराज के आगे इसकी पोल पट्टी खोल देनी चाहिए। अरे चेतक, कहाँ चला? मुझे भी आने दे। ये अवश्य मोटे के पास जा रहा है, मेरी पोल पट्टी खोल ले। विशालगढ़ इधर है। द्रुत वेग से दौड़ता हुआ चेतक राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। अरे तू तो बड़ी जल्दी लौट आया चेतक। बाकीलाल आता ही होगा, अब जल्दी से बाकीलाल की दुष्टता सबको बता दूं। चेतक ने बोलने की चेष्टा की। अरे ये क्या, मेरी आवाज़ को क्या हो गया? ये तो बैठ गई। लगता है बहुत जल्दी वह संकट दूर हो गया है। लो, बाकीलाल भी आ गया। महाराज, संकट टल गए। क्यों बेटे चेतक, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलेगा कैसे? मैंने तेरे पानी में सिंदूर जो मिला दिया था, जिससे तेरी आवाज़ बैठ गई। वह भविष्यवाणी केवल चेतक को ही सुनाई पड़ी थी। चेतक, वास्तव में मैंने तुझे मानव स्वर तो दिया था, किंतु तेरी मंशा जानकर मैंने बाकीलाल वाली विशेषता भी तुझे दे दी थी, यानी कर बुरा तो हो भला। इसलिए तूने तो किया बाकीलाल का बुरा, पर हुआ उसका भला। इसी प्रकार बाकीलाल भी जब राजा का बुरा करता है तो उसका होता है भला। उसके प्रति घृणा व बदले की भावना मन से निकाल कर उसकी सेवा कर, समझा? अन्यथा हम तुझे शाप देंगे। अब गुस्सा थूक दे और आज विक्रम सिंह नहीं, तू उसकी पुच्ची लेगा, क्योंकि उसने घोड़ा मार से तुम्हारी रक्षा की है। पुच्ची? ओह, मेरी आवाज़ फिर से घोड़े जैसी हो गई। अगर मुझे घोड़ा मार का पता होता तो मैं कभी भी सुरक्षा नगर में प्रवेश न करता। मेरा काम चेतक कर रहा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक शैतान चालीसा में। तब तक के लिए धन्यवाद।